नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है साध्य पीएससी एकेडमी में। एक बार फिर से हम अवेलेबल हो चुके हैं। बिल्कुल आपकी एसआई का इंडिविजुअल क्लासेस चल रहा है, तो बिल्कुल आप साध्य पीएससी एकेडमी के साथ जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं, ठीक है, कि अभी चूंकि आप सभी को पता है आज क्या है, मकर संक्रांति, ठीक है, और मकर संक्रांति के अवसर पर साध्य पीएससी एकेडमी आपके लिए लेकर आया है। यदि आप एसआई भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप सभी को बता दूं कि सबसे पहले आपको साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप स्टोर सेक्शन के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एसआई के इस स्पेशल बैच के साथ। अभी यदि आप इस बैच के साथ जुड़ते हैं तो आपको 70% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है, तो बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं साध्य पीएससी एकेडमी के माध्यम से। इसके अलावा कुछ भी दिक्कत होगा तो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना होगा, आपको प्ले स्टोर में जाना होगा। प्ले स्टोर में जाके आप साध्य पीएससी एकेडमी का नाम सर्च करेंगे, ठीक है, प्ले स्टोर में जाके फिर आप लॉग इन करेंगे। उसके बाद फिर आप स्टोर सेक्शन के माध्यम से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा ऐसे ही अपडेट वाले वीडियो के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, ठीक है। चलिए, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलो, तो हम राष्ट्रपतियों के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है, और कल 5 राष्ट्रपतियों के बारे में हमने देख लिया था। आज हम देखेंगे किसके बारे में, ठीक है। टोटल आपके 15 जो राष्ट्रपति हुए हैं उनमें से 5 का हमने देख लिया था, ठीक है। आगे और जो बचे हुए 5 है उनका हमको देखना है, ठीक है। तो उन 5 के बारे में यदि मैं बात करूं तो आपके 6वें नंबर के राष्ट्रपति बनेंगे कौन? नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है। 6वें नंबर की राष्ट्रपति कौन बनेंगे? तो नीलम संजीव रेड्डी बनेंगे, नीलम संजीव रेड्डी। 7वें नंबर पे कौन बनेंगे? तो याद रखना है ज्ञानी जैल सिंह। ये आपके 7वें नंबर के क्या बनेंगे? राष्ट्रपति, ज्ञानी जैल सिंह। और वहीं मैं 8वें नंबर पे बात करूं, 8वें नंबर पे कौन बनेगा, ठीक है, तो 8वें नंबर पे याद रखना है आपको आर वेंकट रमन। कौन बनेगा? आर वेंकट रमन बनेगा, ठीक है, 8वें नंबर पे। वहीं मैं आगे बात करूं कि आगे 9वें नंबर पर और कौन बनेगा आपका, ठीक है, ये हो गया आर वेंकट रमन। आर वेंकट रमन के बाद आगे मैं बात करूं तो 9वें नंबर पे आपके राष्ट्रपति बनते हैं शंकर दयाल शर्मा। कौन बनते हैं आपके? शंकर दयाल शर्मा बनते हैं 9वें नंबर पे आपके राष्ट्रपति, शंकर दयाल शर्मा। और वहीं मैं 10वें नंबर पे बात करूं, ठीक है, कि 10वें नंबर पे आपके राष्ट्रपति कौन बनेंगे? तो 10वें नंबर पे आपके राष्ट्रपति बनेंगे के आर नारायण। कौन बनेंगे? के आर नारायण, ठीक है। तो पेपर में अगर पूछा जाएगा तो आप सभी को याद रखना है। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। चलिए, गुड आफ्टरनून ईसा जी, भावना जी, परमिला जी, सत्यजीवन जी, बबली जी, रुपेश जी, रमेश जी, गुड आफ्टरनून। होगा थोड़े समय पश्चात होगा सीडीपी का क्लास भी, ठीक है। ये दूसरे चैनल पे चल रहा है आपका क्लास, ठीक है। सीडीपी का क्लास आपके पहले चैनल पे चलता है, ठीक है। चलिए, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब सबसे पहले आज की क्लास में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? नीलम संजीव रेड्डी के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या खासियत है और क्या क्या आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो नीलम संजीव रेड्डी के बारे में यदि बात करोगे, ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी के बारे में बात करोगे, ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट जो कि एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, ये एक ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं जो निर्विरोध चुनाव जीते हैं। छत्तीसगढ़ का सूचना आयुक्त कौन है? अभी आपके अमिताभ जैन जी को बनाया गया है छत्तीसगढ़ का मुख्य सूचना आयुक्त, ठीक है। अभी अमिताभ जैन जी को बनाया गया है 1 सप्ताह पहले ही। तो नीलम संजीव रेड्डी के बारे में सबसे पहले याद रखना है कि ये निर्विरोध, ठीक है, निर्विरोध चुनाव जीतने वाले व्यक्ति थे। सबसे पहला पॉइंट याद रखना है कि नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुनाव जीतने वाले व्यक्ति थे। निर्विरोध चुनाव जीतने वाले व्यक्ति थे। निर्विरोध कहने का मतलब जिसके विरोध में कोई खड़ा ही नहीं हुआ चुनाव लड़ने के लिए, ठीक है। तो पेपर में पूछा भी जाता है तो याद रखना है निर्विरोध चुनाव जीतने वाले व्यक्ति कौन थे, पूछेगा तो कौन था? नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है। एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो याद रखना है निर्विरोध चुनाव जीतने वाले व्यक्ति कौन थे, पूछेगा तो नीलम संजीव रेड्डी थे। गुड आफ्टरनून लक्ष्मी जी, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है, यह 2 बार लोकसभा के अध्यक्ष भी थे। 2 बार
लोकसभा के क्या थे? अध्यक्ष भी थे। ये पॉइंट भी याद रखना है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा भी जाता है। ठीक है, तो याद रखना है कि यह 2 बार लोकसभा के क्या थे? अध्यक्ष थे। अध्यक्ष को ही हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्पीकर। ठीक है, अध्यक्ष को ही हम क्या कहते हैं? स्पीकर कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, वही मैं बात करूं तीसरे पॉइंट पर, तो यह आंध्र प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। यह आंध्र प्रदेश के प्रथम क्या थे? मुख्यमंत्री। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा ठीक है, एक और पॉइंट जो आपको याद रखना है। ठीक है, जब मोरारजी देसाई का सरकार बनता है, किसका सरकार? मोरारजी देसाई का सरकार बनता है। मोरारजी देसाई का क्या बनता है? सरकार बनता है। मोरारजी देसाई का सरकार बनता है, तो इनको मंत्री पद नहीं दिया जाता। तो इनको मंत्री पद नहीं दिया जाता। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है किसके बारे में? नीलम संजीव रेड्डी के बारे में। ठीक है, तो याद रखना है, अगर पूछा जाएगा तो क्या चीज याद रखोगे? नीलम संजीव रेड्डी के बारे में याद रखना है कि ये निर्विरोध चुनाव जीतने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, पेपर में अगर पूछा जाएगा तो याद रखना है। करंट अफेयर का बुक देखिएगा चंद्रिका जी, फिलहाल मुझे भी नहीं पता है बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है, या फिर गूगल में सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, करंट अफेयर का बुक पढ़िएगा, उसमें सारा चीज दिया रहता है। ठीक है, फिलहाल जो पता था वो मैंने बता दिया आपको, और गलत जानकारी मैं नहीं देना चाहता किसी भी प्रकार से। ठीक है, तो एक बार करंट अफेयर का जो बुक रहता है वो पढ़िएगा, वहां से पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो नीलम संजीव रेड्डी के बारे में याद रखना है कि ये निर्विरोध चुनाव जीतने वाले व्यक्ति थे। दूसरा, यह 2 बार लोकसभा के क्या थे? अध्यक्ष या स्पीकर थे। यह आंध्र प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। मोरारजी देसाई का सरकार बनता है तो इनको मंत्री पद नहीं दिया जाता। ठीक है, यह किसके बारे में याद रखना है? नीलम संजीव रेड्डी के बारे में। ठीक है, कम से कम इतना, ताकि कूट में अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो आपसे बन जाए। गुड आफ्टरनून सुषमा जी, खिलेश्वरी जी, गुड आफ्टरनून। अगला राष्ट्रपति देखते हैं हम, ज्ञानी जैल सिंह। 7वें नंबर पे आपके राष्ट्रपति बनते हैं कौन? आपके ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह के बारे में यदि मैं बात करूं, ठीक है, ज्ञानी जैल सिंह के बारे में यदि मैं बात करूं तो यहां पर आपको देखना होगा। ठीक है, ज्ञानी जैल सिंह के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहां पर थोड़ा सा आपको ये देखना होगा। ठीक है, ये प्रथम क्या थे? ये प्रथम सिख राष्ट्रपति, प्रथम सिख राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह। दूसरा, 1986 में एक संशोधन आया था जिसका नाम है डाक संशोधन विधेयक। क्या है नाम? डाक संशोधन विधेयक। इस पर इन्होंने किसका उपयोग किया था? पॉकेट वीटो का। ठीक है, किसका उपयोग किया था? पॉकेट वीटो। किसको कहते हैं सर पॉकेट वीटो? ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, पॉकेट वीटो किसको कहते हैं मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, 1986 में एक संशोधन आया, डाक संशोधन विधेयक। ठीक है, कोई भी विधेयक या बिल जो रहता है कोई भी विधेयक या बिल जो रहता है उस पर आप 3 प्रकार से प्रतिक्रिया दे सकते हैं। एक होता है सबसे पहला, ठीक है, अगर हम बात करें आपके अलग अलग प्रकार के जो वीटो शक्ति होती है, ठीक है, अनुच्छेद 111 जिसमें 3 प्रकार की वीटो शक्ति के बारे में बात किया जाता है। पहला होता है अत्यंतकारी वीटो। ठीक है, एक होता है आपका अत्यंतकारी वीटो। अत्यंतकारी वीटो का मतलब क्या होता है? जब किसी विधेयक को पूरी तरीके से रद्द कर दिया जाए। ठीक है, जब किसी विधेयक को पूरी तरीके से रद्द कर दिया जाए उसे हम क्या कहते हैं? अत्यंतकारी वीटो। ठीक है, जब किसी विधेयक को पूरी तरीके से रद्द कर दिया जाए उसे हम क्या कहते हैं? अत्यंतकारी वीटो। ठीक है, दूसरा होता है निलंबनकारी। निलंबनकारी कहने का मतलब क्या है? जब किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है, जब किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? निलंबनकारी। क्या कहते हैं? निलंबनकारी कहते हैं।
ठीक है। जब किसी विधेयक को याद रखना है, जब किसी विधेयक को पूरी तरीके से समाप्त किया जाता है तो उसे हम कहते हैं अत्यंतकारी वीटो, और जब किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है तो उसे हम कहते हैं निलंबनकारी। और तीसरा होता है आपका पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो कहने का मतलब ना तो किसी विधेयक को पूरी तरीके से रद्द किया जाता है और ना ही किसी विधेयक पर जवाब दिया जाता है, सीधा किस में रख लिया जाता है, पॉकेट में। ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। सीधा किस में रखा जाता है, आपके पॉकेट में, ऐसे याद रख सकते हो। तो पेपर में अगर पूछा जाएगा तो याद रखना है, ये प्रथम सिख राष्ट्रपति थे। 1986 में आपका डाक संशोधन विधेयक हुआ था, जिसमें पहली बार आपका क्या उपयोग किया गया था, पॉकेट वीटो, ठीक है। पहली बार आपका क्या उपयोग किया गया था, पॉकेट वीटो। तो ये याद रखना है ज्ञानी जैल सिंह के बारे में। अगला राष्ट्रपति जो हम देखने वाले हैं, जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न भी पूछा जाता है, ठीक है। अगले राष्ट्रपति कौन है, तो अगले राष्ट्रपति के बारे में याद रखना है, अगर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो 8वें नंबर के राष्ट्रपति कौन थे पूछेगा, ठीक है। 7वां तो ज्ञानी जैल सिंह हो गया। अगला आर वेंकटरमन, आर वेंकटरमन बोलता हूं जी। 6वें नंबर पे नीरम संजीव रेड्डी, 7वें नंबर पे ज्ञानी जैल सिंह, आर वेंकटरमन। ठीक है, ये आपके कितने नंबर के राष्ट्रपति हैं, 8वें नंबर पे, ठीक है। अब इसमें खासियत क्या है जो आपको देखना है, ठीक है। तो यहां पर आपको खासियत ये देखना है कि सर्वाधिक प्रधानमंत्री इसी के कार्यकाल में हुए। सर्वाधिक प्रधानमंत्री इसी के कार्यकाल में हुए। सर्वाधिक प्रधानमंत्री इसी के कार्यकाल में हुए। पेपर में हो सकता है प्रश्न पूछ लिया जाए कि ऐसा कौन सा राष्ट्रपति है जिनके कार्यकाल के दौरान सर्वाधिक आपके प्रधानमंत्री हुए, ठीक है। तो सबसे पहला नाम जो याद रखना है, 1977 में आपके राजीव गांधी, 1989 में आपके वीपी सिंह, ठीक है। सॉरी, 1987, 1989, ठीक है। इसके बाद 1990 में हो जाएंगे आपके कौन, चंद्रशेखर, और उसके बाद 1992 में आपके कौन बनेंगे, पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव कौन बन जाएंगे, पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है। तो याद रखना है सर्वाधिक प्रधानमंत्री इसी के कार्यकाल में हुए। 1987 में राजीव गांधी, 1987 में राजीव गांधी, 1989 में वीपी सिंह, 1990 में चंद्रशेखर और 1992 में आपके पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है। 1992 में आपके पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है। तो सर्वाधिक प्रधानमंत्री किसके कार्यकाल में हुए, तो राष्ट्रपति के। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि सर प्रधानमंत्री तो 5 साल के लिए बोलते हैं, तो इन लोग कैसे 1987, 89, 90 और 92, ठीक है। देखो, प्रधानमंत्री कोई व्यक्ति कब बनता है, जब उसका बहुमत हो कहां पर, आपके लोकसभा में, ठीक है, या फिर राज्यसभा में। यानी कहने का मतलब संसद में जब उसका बहुमत रहता है तब कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है, ठीक है। तो यहां पर यदि आप बात करोगे, ठीक है, तो राजीव गांधी जी के बाद जैसे कि वीपी सिंह, चंद्रशेखर, ये लोग जब प्रधानमंत्री बनते हैं तो अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाते। अब जब बहुमत सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कैसे प्रधानमंत्री के पद पर रहेंगे, ठीक है। तो अगर पूछा जाएगा तो याद रखना है कि सर्वाधिक प्रधानमंत्री इसी के कार्यकाल में हुए, जिसमें 1987 में राजीव गांधी, 89 में वीपी सिंह, 90 में चंद्रशेखर और 92 में आपके पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है। अब इसके बाद मैं आगे बात करूं, 90 नंबर पे आपके बनेंगे कौन, शंकर दयाल शर्मा। कौन बनेंगे, शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा के बारे में देखोगे, ठीक है। तो जब हमने राष्ट्रपति का चुनाव देखा था राष्ट्रपति का चुनाव देखा था, तो वहां पर हमने 2 चीज देखा था राष्ट्रपति के चुनाव में। क्या चीज, ठीक है, कि भारत के 28 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पांडिचेरी, ठीक है। तो दिल्ली और
और पुडुचेरी, ऐसी चीज को पांडिचेरी कहते हैं, दिल्ली और पुडुचेरी को राष्ट्रपति के चुनाव में, दिल्ली और पुडुचेरी को राष्ट्रपति के चुनाव में पहली बार भाग लेने का अधिकार मिला। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार पहली बार मिला। कैसे मिला? पहली बार मिला। तो शंकर दयाल शर्मा के बारे में याद रखना है। दूसरा, जब देश में पंचायती राज लागू किया जा रहा था, तो पंचायती राज जब लागू हुआ था 73वां संविधान संशोधन 1992, इस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? शंकर दयाल शर्मा। पेपर में पूछा भी जाता है। 73वां संविधान संशोधन 1992 जब हुआ था पंचायती राज, तो इस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ये भी पेपर में बार बार प्रश्न पूछा जाता है, तो याद रखना है कौन थे? शंकर दयाल शर्मा। ठीक है, तो पेपर में अगर पूछा जाएगा तो याद रखना है पंचायती राज को लेकर 73वां संविधान संशोधन 1992, आपके पंचायती राज, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद आपके 10वें नंबर के राष्ट्रपति बनेंगे कौन? के.आर. नारायण। के.आर. नारायण। के.आर. नारायण के बारे में क्या याद रखोगे अगर एग्जाम में पूछा जाएगा के.आर. नारायण के बारे में? ठीक है, तो पहला चीज जो आपको याद रखना है, और जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न भी पूछा जा सकता है, ठीक है, पोटा जो एक्ट था, इसको क्या कर दिया गया? समाप्त। पोटा एक्ट को क्या कर दिया गया? समाप्त। क्या है सर पोटा? ठीक है, तो प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट, यानी कि शक के आधार पर शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को क्या कर दिया जाता था? गिरफ्तार। शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को क्या कर दिया जाता था? गिरफ्तार। ठीक है, तो पेपर में अगर पूछा जाएगा तो याद रखना है, क्या चीज याद रखोगी? पोटा एक्ट किसके समय आपका समाप्त किया गया था? तो ये 2002 की बात है। के.आर. नारायण इस समय आपके राष्ट्रपति थे। प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट, यानी कि शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता था। ये काफी घटिया कानून था। किसी को भी आप शक के आधार पर कैसे गिरफ्तार कर लोगे? पहले वैलिड तरीके से आपका प्रूफ होना चाहिए, तब कोई मतलब का है। दूसरा अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो आपका 3 बार संयुक्त अधिवेशन हुआ था। 3 बार क्या हुआ था? संयुक्त अधिवेशन। ठीक है, तो जो तीसरा नंबर का था वो इसी के कार्यकाल में हुआ था, और वो किसको लेकर था? पोटा को लेकर। किसको लेकर था? पोटा को लेकर। तो तीसरा वाला जो आपका संयुक्त अधिवेशन था, ठीक है, वो किसके द्वारा बुलाया गया था? आपके के.आर. नारायण के द्वारा। दूसरा, चूंकि ये 1997 से 2002 तक रहते हैं, और इसी बीच आपके छत्तीसगढ़ का भी निर्माण होता है, तो छत्तीसगढ़ निर्माण के समय आपके कौन थे राष्ट्रपति पूछेगा, तो याद रखना है के.आर. नारायण। क्योंकि बेटा जब 1997 से 2002 तक आप पढ़ोगे, तो 1 नवंबर 2000 को आपके छत्तीसगढ़ का स्थापना हुआ है। 1 नवंबर 2000 को आपके छत्तीसगढ़ का स्थापना हुआ है, और उस आधार पर यदि आप देखोगे तो बिल्कुल आपके छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ था। यह आपको याद रखना है। ठीक है, चलो अब एक बार रिवीजन करते हैं। टोटल हमें 15 राष्ट्रपतियों के बारे में देखना है। 5 के बारे में हमने कल देख लिया था। आई होप सो कि आपने रिवीजन कर लिया होगा। अगला राष्ट्रपति जो हमें देखना है वो कौन है आपका? नीलम संजीव रेड्डी। 7वें नंबर पे ज्ञानी जैल सिंह। 8वें नंबर पे आर वेंकटरमन। 9वें नंबर पे शंकर दयाल शर्मा, और 10वें नंबर पे आपके के.आर. नारायण। 10वें नंबर पे के.आर. नारायण। ठीक है, अब मैं वही बात करूं, आपके 6वें नंबर पे कौन है? तो 6वें नंबर पे है नीलम संजीव रेड्डी। 6वें नंबर पे कौन है? नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, 6वें नंबर पे कौन है आपके? नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी के बारे में यदि मैं बात करूं तो ये निर्विरोध चुनाव जीतने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, निर्विरोध चुनाव जीतने वाले क्या थे? व्यक्ति थे। यह 2 बार लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं, अर्थात स्पीकर रहे हैं। यह आंध्र प्रदेश के क्या थे? प्रथम मुख्यमंत्री थे। आंध्र प्रदेश के क्या थे? प्रथम मुख्यमंत्री थे। ठीक है, मोरारजी देसाई का सरकार बनता है तो इनको मंत्री पद नहीं दिया जाता।
अगला नाम हमने देखा ज्ञानी जैल सिंह, ठीक है। ज्ञानी जैल सिंह के बारे में याद रखना है, क्या चीज याद रखोगे ज्ञानी जैल सिंह के बारे में? अगर पूछा जाएगा तो वहां पर आपको याद रखना है कि ये प्रथम सिख राष्ट्रपति थे। क्या थे आपके? प्रथम सिख राष्ट्रपति थे। दूसरा, 1986 में एक विधेयक आया था, डाक संशोधन विधेयक, जिस पर इन्होंने पॉकेट वीटो का क्या किया था? प्रयोग किया था। किसका उपयोग किया था? पॉकेट वीटो का क्या किया था? उपयोग किया था। ठीक है। आगे यदि हम बात करें 19 आर वेंकटरमन के बारे में, ठीक है, आर वेंकटरमन के बारे में क्या याद रखना है? सर्वाधिक प्रधानमंत्री इसी के कार्यकाल में हुए। सर्वाधिक प्रधानमंत्री इसी के कार्यकाल में हुए, ठीक है। किसके कार्यकाल में? आर वेंकटरमन। अगर मैं बात करूं तो 1987 में राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं, 1989 में वीपी सिंह, 1990 में आपके चंद्रशेखर और 1992 में आपके पीवी नरसिम्हा राव। आगे मैं बात करूं शंकर दयाल शर्मा के बारे में, तो दिल्ली और पुडुचेरी को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार पहली बार इसी के टाइम पे मिला था। दूसरा, पंचायती राज आपका 73वां संविधान संशोधन 1992 इसी के समय हुआ था। इसके बाद मैं बात करूं के नारायण के बारे में, तो 1997 से लेकर 2002, 1997 से लेकर 2002, ठीक है, पोटा प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट जो कि समाप्त कर दिया गया था। 3 बार आपका संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था, ठीक है। और छत्तीसगढ़ निर्माण के समय आपके राष्ट्रपति कौन थे? तो के आर नारायण थे। क्या यहां तक क्लियर है सबको? फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, ऑनलाइन यहां तक क्लियर है क्या बताइए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, कल हमने कौन से अनुच्छेद तक पढ़ लिया था? अनुच्छेद 55। आज हम पढ़ेंगे, सॉरी 54 तक कल हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55 किसके बारे में बात करता है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, ठीक है, ध्यान रखना है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, या इसे ही हम क्या कहते हैं? कोटा। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, यह चीज को हम क्या बोलते हैं? कोटा, ठीक है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, या इसे ही हम क्या बोलते हैं? कोटा। कभी कभी आपके एग्जाम में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति दे देता है सीजीपीएससी, या कभी कभी राष्ट्रपति का कोटा कहेगा, ठीक है, दोनों एक ही है। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति क्या होगी या कोटा क्या होगा, ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी को बता दूं कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए उनको क्या जमा करना पड़ता है? जमानत राशि। जमानत राशि क्या होता है सर? ठीक है, तो चुनाव लड़ने के लिए जो पैसा जमा किया जाता है, ठीक है, चुनाव लड़ने के लिए जो पैसा जमा किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? जमानत राशि, ठीक है। चुनाव लड़ने के लिए जो पैसा जमा किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? जमानत राशि, ठीक है। तो अगर पेपर में पूछा जाएगा तो याद रखना है, चुनाव लड़ने के लिए जो पैसा जमा किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? जमानत राशि, ठीक है। चुनाव लड़ने के लिए बिल्कुल वही निर्वाचन की पद्धति का और रीति का हो वही है, ठीक है किशन जी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए क्या जमा करना पड़ता है? जमानत राशि। जमानत राशि का मतलब क्या होता है? तो चुनाव लड़ने के लिए जो पैसा जमा किया जाता है, चुनाव लड़ने के लिए जो पैसा जमा किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? जमानत राशि। और राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए जमानत राशि कितना रुपए होता है? 15,000 रुपए। ये 15,000 रुपए वो किसके पास जमा करता है? ठीक है, तो याद रखना है 15,000 रुपए वो जमा करता है आरबीआई के पास। आरबीआई का मतलब क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई का मतलब क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो राष्ट्रपति 15,000 रुपए जमा करता है किसके पास? आरबीआई के पास। आगे हम देखते हैं, ठीक है, जमानत राशि के बारे में कुछ की पॉइंट जहां से सीजीपीएससी में प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, पहला चीज
आपको कोटा का वोट प्राप्त करना होगा, वरना आपका जमानत राशि क्या हो जाएगा, जब्त। क्या है सर कोटा का वोट, मैं आगे बताऊंगा। कोटा का वोट प्राप्त करना होगा, कोटा का वोट क्या करना होगा, प्राप्त करना होगा, वरना जमानत राशि क्या कर लिया जाएगा, जब्त। कोटा का वोट प्राप्त करना होगा, वरना जमानत राशि क्या कर लिया जाएगा, जब्त। पहला चीज क्या है कोटा, मैं बताऊंगा, थोड़ी देर रुकिए, ठीक है। दूसरा चीज कि जमानत राशि का जीत या हार से कोई मतलब नहीं है। जमानत राशि का जीत या हार से कोई मतलब नहीं है। आप जीतोगे तब भी और हारोगे तब भी आपका कोटा पूरा होना ही चाहिए, ठीक है। तो जमानत राशि का जीत या हार से कोई मतलब नहीं है। जमानत राशि का जीत या हार से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जमानत राशि का जीत या हार से कोई मतलब नहीं है। अब कोटा क्या होता है, ठीक है, तो याद रखना है कोटा क्या होता है, टोटल वैध मत। टोटल वैध मत, वैध मत कहने का मतलब क्या है, सही तरीके से डाला गया, सही तरीके से डाला गया, सही तरीके से डाला गया, ठीक है। टोटल वैध मत कहने का मतलब क्या है, सही तरीके से डाला गया वोट। तो टोटल वैध मत का, टोटल वैध मत का 1/6 मत आपको प्राप्त करना होगा, ठीक है, ध्यान रखना है। टोटल वैध मत का 1/6 मत आपको प्राप्त करना होगा। टोटल वैध मत का 1/6 मत आपको प्राप्त करना होगा। टोटल वैध मत का 1/6 मत आपको प्राप्त करना होगा, ठीक है। जस्ट एग्जांपल के तौर पे अगर 600 वोट डाले जाते हैं तो 600 का 1/6 कितना हो जाएगा, 100। यानी कि आप जीतो या हारो उससे कोई मतलब नहीं है, आपको कम से कम 100 वोट प्राप्त करना होगा, तब आपका जमानत राशि ये जो जमा कर रहे हो ये जब्त नहीं होगा, ठीक है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 15,000 कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, पर यदि आपको कोटा का वोट भी प्राप्त नहीं होता है तो ये आपके लिए बेइज्जती है, कहने का मतलब, ठीक है। सबसे पहले चुनाव लड़ने के लिए जो पैसा जमा किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, जमानत राशि, ठीक है। चुनाव लड़ने के लिए जो पैसा जमा किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, जमानत राशि, ठीक है। चुनाव लड़ने के लिए जो पैसा जमा किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, जमानत राशि। पहला चीज कि कोटा का वोट प्राप्त करना होगा, वरना आपका जमानत राशि क्या कर लिया जाएगा, जब्त। जमानत राशि का जीत या हार से कोई मतलब नहीं है, आप जीत जाते हो तब भी ठीक है, हार जाते हो तब भी, लेकिन यदि आप कोटा का वोट प्राप्त नहीं कर पाते तो आपका फिर बेइज्जती है वो। अरे भैया अगर आप 600 वोट डाल रहा है उसमें यदि आप 100 वोट नहीं प्राप्त कर रहे हो, यानी कि आपका इमेज बहुत गंदा है, मैं तो यही कहूंगा। अगर 600 लोग वोट डाल रहे हैं और आपको 100 वोट भी नहीं मिल रहा है, यानी कि आपका इमेज खराब है, तो आपका जमानत राशि जब्त हो जाएगा। इसीलिए लिखा हुआ है कि जमानत राशि का जीत या हार से कोई मतलब नहीं है। क्या ये क्लियर हुआ पॉइंट ऑनलाइन? जो बताना चाहता हूं वो पॉइंट क्लियर हुआ क्या आप लोगों का? कैसे जी, ऑनलाइन बताइए। क्लियर हुआ? अब हम देखते हैं यहां से कुछ कुछ और प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए आपके पास 50 प्रस्तावक राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए 50 क्या होना चाहिए, प्रस्तावक, और 50 क्या होना चाहिए, अनुमोदक। 50 क्या होना चाहिए,
प्रस्तावक और 50 क्या होना चाहिए, अनुमोदक। प्रस्तावक कहने का मतलब क्या है, जो हाथ उठाकर आपका समर्थन करे, जो हाथ उठाकर समर्थन करे आपका कि हाँ भैया तुम चुनाव लड़ो, हम तुम्हारा सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरा 50 अनुमोदक। अनुमोदक का मतलब क्या होता है, ठीक है, जो लिखित रूप में आपको बोलेंगे कि ठीक है भैया तुम लड़ो चुनाव, हम तुम्हारा सपोर्ट करते हैं। ठीक है, ये लोग कहां के होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के। लोकसभा और राज्यसभा के। ऐसा क्यों किया जाता है सर, तो राष्ट्रपति बनने के लिए आपकी उम्र होनी चाहिए कम से कम 35 साल। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए आपकी उम्र होनी चाहिए कम से कम 35 साल। अब 35 साल का हर एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, वो अगर ये कहे कि मैं 35 साल का हूं, मैं तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ूंगा, मैं तो 35 साल का हूं, मैं भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ूंगा, यह जाहिर सी बात है हमारे मम्मी और पापा का एज तो हो चुका है 35 साल। अब उन लोग अगर कहेंगे कि मैं राष्ट्रपति का चुनाव लड़ूंगा, तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए आपको क्या चाहिए, प्रस्तावक और अनुमोदक। और ये प्रस्तावक और अनुमोदक होते हैं आपके लोकसभा और राज्यसभा के। और लोकसभा और राज्यसभा के लोग क्यों किसी नॉर्मल व्यक्ति को राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने देंगे। अगर मैं बोलूं कि मुझे राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना, ठीक है, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। प्रस्तावक मतलब हाथ उठा के समर्थन, अनुमोदक मतलब लिख के, ठीक है, कि हाँ भैया तू राष्ट्रपति का चुनाव लड़, हम तेरा सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसा रखा गया है जानबूझ के। दूसरा, कभी कभी आपके पेपर में प्रश्न पूछा जाता है, एक विधायक के मत का मूल्य। पेपर में यह प्रश्न पूछा जाता है कि एक विधायक के मत का मूल्य क्या होता है। ठीक है, हमेशा याद रखना, एक विधायक के मत का मूल्य कितना होता है। चलो बताओ जी, ऑनलाइन वाले ऑनलाइन कमेंट करके बताइए, एक विधायक के मत का मूल्य कितना होता है। जितने पुराने बच्चे हैं बताइए। और एक सांसद के मत का मूल्य कितना होता है। चलो कमेंट करके बताओ। चलिए बताइए, एक विधायक के मत का मूल्य कितना होता है। ठीक है, तो याद रखना है, राज्य की कुल जनसंख्या, राज्य की कुल जनसंख्या, राज्य की कुल जनसंख्या बटा राज्य में निर्वाचित विधानसभा का सदस्य। विधानसभा का सदस्य गुना 1/1000। ठीक, पेपर अगर पूछा जाएगा तो याद रखना है, राज्य की जनसंख्या बटा राज्य में निर्वाचित यानी कि जो चुनाव जीत कर गया है उनके विधानसभा के सदस्य, राज्य में निर्वाचित कुल विधानसभा के सदस्य इंटू 1/1000। याद रखना है ये 1/100 नहीं है, ठीक है, पेपर में आपको परसेंट सॉल्व करने के लिए नहीं देगा संविधान में, ठीक है, यहां पर क्या है आपका 1/1000 है। अगला, एक सांसद के मत का मूल्य कितना होता है, तो भारत के सभी राज्यों के, भारत के सभी राज्य के, भारत के सभी राज्य के विधानसभा के सदस्य, भारत के सभी राज्य के विधानसभा के सदस्य बटा कुल निर्वाचित सांसद के, कुल निर्वाचित सांसद सदस्य।
ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार से आपका जोड़ घटाने वाला काम नहीं है। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार से आपके जोड़ घटाने वाला काम नहीं है। तो एक सांसद का मत का मूल्य पूछेगा तो ध्यान रखना है, एक सांसद के मत का मूल्य भारत के सभी राज्यों के, ठीक है, बिल्कुल ऑल एमएलए का मत बटा निर्वाचित सांसदों की संख्या। बिल्कुल किशन जी सही जवाब है। ठीक है, तो याद रखना है एक सांसद के मतों का मूल्य बराबर भारत के सभी राज्यों के विधानसभा के सदस्य बटा कुल निर्वाचित सांसद सदस्य। ठीक है, इतना आपको देखना था। ठीक है, तो इतना बढ़िया रिवीजन करके आइएगा, फिर आगे का क्लास हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, अब जाते जाते आप सभी को बताना चाहता हूं कि आज मकर संक्रांति का अवसर है, तो मकर संक्रांति के इस अवसर पर साध्य पीएससी एकेडमी आपके लिए लेकर आया है 70% का डिस्काउंट। यदि आप एसआई का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं साध्य पीएससी एकेडमी। सबसे पहले आपको साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप स्टोर सेक्शन के माध्यम से अपनी तैयारी कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आज मकर संक्रांति है और व्यापम के किसी बैच की यदि आप तैयारी कर रहे हैं, चूंकि साल 2026 का कैलेंडर व्यापम के काफी सारे एग्जाम होना है, तो इसके कोर्स पर भी 70% डिस्काउंट है। ठीक है, शिक्षक भर्ती वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 की यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल 70% डिस्काउंट इसमें भी चल रहा है। ठीक है, और बिल्कुल ऐसे ही अपडेट वाले वीडियो के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, चलिए और मुलाकात होगा आप सबसे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू ऑल ऑफ यू।